और धीरे धीरे उसकी मुस्कान छीन लेती है, उसकी आवाज छीन लेती है, और कई बार आत्मा तक को चुप कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंह के छाले और टॉन्सिल की। साथियों, कल्पना कीजिए, एक माँ जो हर सुबह अपने बच्चे को बड़ा ही प्यार से जगाती है, लेकिन आज मुंह में इतने छाले हैं कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही। एक पिता जो पूरे परिवार के लिए दिन भर मेहनत करते रहता है, गले की आवाज, गले की सूजन उसकी आवाज को छीन लेती है। तो सोचिए, सिर्फ दर्द शरीर में नहीं होता, उस इंसान के दिल में भी होता है। साथियों, क्या आपने कभी मुंह के छाले का दर्द महसूस किया है? नहीं, मुंह का छाला किसी को हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा। कभी पानी पीने में जलन भी हुई है क्या? नहीं। जी। क्या कभी गला इतना सूजा है कि बोलने में वाणी हमारी नहीं निकल पा रही हो? हाँ, हुआ है। तो सोचिए, जिसे ये समस्या बार बार होती हो, उसके अंदर क्या चलता होगा। कुछ लोग इतने तीखे गोलगप्पे खाते हैं ना मार्केट जा करके, कि अगले दिन उसकी जीभ बोल उठती है, भाई साहब, हमसे क्या गलती हो गई थी। और कुछ लोग फ्रिज का आइटम तो ऐसे खाते हैं ना, जैसे फ्रिज उनके चाचा जी ने दिया है। आज आपको हमारा जूम क्लास इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे मुंह के छाले सिर्फ गर्मी से नहीं होते, पेट से भी जुड़े होते हैं। टॉन्सिल क्यों बार बार बढ़ जाता है, और कब एक छोटा सा छाला बड़ी बीमारी का संकेत बन सकता है। आज हम उस रहस्य से भी पर्दा उठाने जा रहे हैं, जहां कई डॉक्टर सिर्फ मलहम और एंटीबायोटिक दे करके असली कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। और याद रखिए, एक मामूली छाला, एक छाला एक जैसा हमेशा नहीं होता। हर गले का दर्द कभी एक जैसा नहीं होता। किसी में जलन होती है, तो किसी में सूखापन, किसी में पस चलता है। और यही फर्क तय करता है एक सही दवा और एक गलत दवा में। मेरा आज ओपिनियन। हम सीख आज हम सीखेंगे वो महत्वपूर्ण औषधियां जो किताबों में बहुत ही कम, लेकिन क्लिनिक में सबसे ज्यादा काम आती है। जैसे बोरेक्स, मार्कशॉल, सल्फर, नेट्रम्यूर, एकोनाइट, एपिसमेल, लाल टमाटर। और सबसे बड़ी गलती जानते हैं कहाँ होता है?
आज एक ऐसी औषधि से भी हम पर्दाफाश करेंगे जहां 90% नए डॉक्टर करते हैं। हर छाले में एक ही दवा नहीं पड़ती। हर गले के दर्द को एक जैसा नहीं समझना चाहिए, जबकि हर मरीज के पीछे हर अलग कहानी होती है। अगर आपने बिना सोचे समझे दवा दे दी ना, तो दर्द कुछ समय के लिए दब सकता है, लेकिन रोग जड़ से खत्म नहीं होगा। अगर आपके सामने कोई मरीज बैठा हुआ है, मुंह के छाले से परेशान है, गले में पूरा सूजन आया हुआ है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हम बोरेक्स दें या मार्कसॉल या फिर लाल टमाटर, क्या आप सही दवा चुन पाएंगे? आप भी वही गलती करेंगे जो हजारों नए डॉक्टर करते आए। अगर आप सही चुनाव करना सीखना चाहते हैं ना, तो आज की ये जूम क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है, आपकी क्लिनिकल थिंकिंग बदलने का एक टर्निंग पॉइंट है। साथियों, मुंह का छाला छोटा होता है, लेकिन एक मीठी और प्यार भरी मुस्कान को छीन लेता है। ये टॉन्सिल काफी छोटा होता है, लेकिन आपकी प्यार भरी बातें छीन लेता है। और एक सच्चा डॉक्टर वही है ना, जो सिर्फ दवा नहीं देता, बल्कि किसी की आवाज और किसी की मीठी मुस्कान वापस लाता है। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं। इस क्लास की शुरुआत एक मंत्रोच्चार विधि के साथ। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बबली और कुशाल दीदी। नमस्कार साथी, वंदे मातरम। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा की शुरुआत करने से पहले ये ऑनलाइन कक्षा जो है होम्योपैथी को समर्पित, और इस कक्षा के माध्यम से हमने बहुत सारी होम्योपैथिक दवाओं की जानकारी ली। ईश्वर की कृपा रही। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में स्नातक और साथ ही स्नातकोत्तर की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर वेद प्रकाश जी के सानिध्य में चल रही इस ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ हमने हमेशा ही उसी वैदिक मंत्र की सहायता से किया, जो कि हमारे अंदर विद्या, बुद्धि और दैवीय गुणों से हमें संपन्न करता आया है। तो चलिए शुरू करते हैं यजुर्वेद का वो मंत्र। उसके लिए कमर सीधी करके बैठेंगे, हाथ जोड़कर, चश्मा लगाया तो चश्मा उतार दीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़कर नेत्र बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए पूर्ण समर्पण भाव से आज के ज्ञान को आत्मसात करने के लिए करते हैं ध्यान। ओमकार के उच्चारण के साथ
करेंगे मंत्रोच्चार। ओ या मेधा देवगणाः पितरश्च उपासते तया माम् अधिमेधयाग्ने मेधाविनः कुरु स्वाहा। अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों की ऊष्मा से नेत्रों को पोषण देंगे और मधुर मुस्कान के साथ बड़ी ही विनम्रता से अपने दोनों नेत्र खोले। राधे राधे, वंदे मातरम। आप सब ओवर टू यू। राधे राधे। राधे राधे, वंदे मातरम। राधे। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः इस सेशन में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस परिवार, इस मंच पर साथियों, हर दिन मैं इस जूम क्लास में एक ऐसे विद्यार्थी को आमंत्रित करता हूं ना, जो सिर्फ सीखने नहीं आते बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से हम सब कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और आज मैं जिस व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, वो एक पूरा संस्थान है। सोचिए, एक तरफ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि दूसरी तरफ रिसर्चर और तीसरी तरफ काउंसिलर और चौथी तरफ छोटे छोटे नन्हे नन्हे तीन तीन सुपुत्र। तीन तीन छोटे छोटे बच्चों की मां। साथियों, कितना आसान होता है एक ही जिम्मेदारी को निभाना, लेकिन जब एक महिला एक साथ इतने सारे किरदार निभाती है तो वो सिर्फ महिला नहीं रहती, एक प्रेरणा बन जाती है। और आज की हमारी गेस्ट हैं, जो पिछले 8 वर्षों से श्री बनारस कॉलेज में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, और इससे पहले गढ़वाल में अंग्रेजी के लेक्चरर भी हैं। इतना ही नहीं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसमें मनोविज्ञान की एकेडमिक एसोसिएट रह चुकी हैं। और इनकी शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, बीए एमए में टॉप नहीं केवल हैं, साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी भी किए हुए हैं। इतना सब कुछ ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब इरादा किसी का इतना मजबूत हो ना, तो रास्ता रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। एक माँ, एक शिक्षक, एक काउंसलर और साथ में लाखों लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी पहुंचाने वाली। दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी ही नहीं जीते,
बल्कि दूसरे की जिंदगी को और भी डेवलप करते हैं और भी बेहतर बनाते हैं। आज मैं पूरे सम्मान और दिल से इन्हें आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर तन्वी शर्मा जी को। वे आए और अपने अनुभव, अपनी यात्रा और अपने दिल की बात हम सबके साथ साझा करें। यह आपका मंच है, आपका स्वागत है डॉक्टर तन्वी। थैंक यू सर, वेद प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने मन से बोलने का मौका दिया। जनरली कोई भी व्यक्ति जब जूम लेता है वो दूसरों को म्यूट कर देता है, किसी भी तरीके से बोलने नहीं देता, लेकिन इस समय आपने मुझे मौका दिया। हालांकि मेरे बच्चे हो सकता है बीच में हल्ला करें तो आप लोगों को थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है सुनने में, पर अपनी यात्रा बहुत संक्षेप में रखना चाहती हूँ कि होम्योपैथी पे बिलीफ मेरा बहुत पहले से था। जब से मैंने राजीव दीक्षित जी को फॉलो करना शुरू किया था, उन्होंने होम्योपैथी की बहुत तारीफ की थी। लेकिन बुरा ये लगता था कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते थे, जो सो कॉल्ड प्रोफेसर होते थे वो कहते थे अरे ये तो मीठी गोलियां होती हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ये तो बस आपको गुड फील कराती हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगता था नहीं, राजीव जी जैसे रिसर्चर कुछ कह रहे हैं तो वो गलत तो नहीं कह रहे होंगे। और मैंने खुद फार्मेसी कर रखा था, तो हर ड्रग के जितने यूजेस हमें पढ़ाए जाते थे उससे 2 पेज ज्यादा हमें साइड इफेक्ट पढ़ाए जाते थे। तो खुद फार्मेसी के स्टूडेंट होके भी, अपने नाम से लाइसेंस लेके भी, मेरे मन में ये चीज तो थी कि क्यों नहीं इतना मतलब बढ़ावा होम्योपैथी को दिया जाता है, क्यों हम लोग ये फार्मेसी वगैरह इतना करते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं आगे फार्मेसी में करियर नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन फार्मेसी में, ये एलोपैथी दवाई को तो आगे नहीं बढ़ाऊंगी। और तो फिर मेरा थोड़ा बहुत इलाज कर चलता रहा। अब मुझे एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, पर मेरा हल्द्वानी में अपने शहर में सही नहीं हुआ। मुझे दुख है कि मैं दिल्ली में एक पद्मश्री अवार्ड से विभूषित एक डॉक्टर के पास गई थी, हालांकि वो होम्योपैथ थे, लेकिन उन्होंने इतने गलत तरीके से, मैं कहूंगी, कि इलाज किया कि मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मेरा मन फिर से डगमग होने लग गया कि बाकी लोग सही कह रहे थे या मैं जो अंदर से सोचती हूँ वो सही था। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि विषय मतलब ज्ञान गलत नहीं है, जो ज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। आखिर राजीव दीक्षित जैसे लोग गलत तो नहीं कह सकते। फिर मैंने धीरे धीरे, मुझे किसी ने मटेरिया मेडिका दी पढ़ने के लिए, मैंने वो पढ़ी। और मैं आपके वेद प्रकाश जी के ग्रुप से जुड़ी, आपका व्हाट्सएप ग्रुप था समस्या का समाधान, मैं उससे जुड़ी। फिर मैंने उसमें देखा लोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोगों को असर भी हो रहा है। मैंने उसमें, मुझे लगता है कम से कम 5 साल पहले कुछ पूछा था, 5-4 साल पहले, और मुझे उससे फायदा हुआ। फिर मैंने कहा हाँ ये अच्छा है। फिर हमारे कॉलेज में भी एक होम्योपैथ के एक्सपर्ट आए थे एक बार, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें अच्छी बताई, तो मुझे और विश्वास जाग गया कि ये अच्छा हो सकता है। और जब आपने वो वर्कशॉप 500 रुपये में देने की शुरुआत करी, मुझे लगा 2000 रुपया तो वहां पे वो ले रहे थे, एक एक मिनट भी हमको नहीं सुन रहे थे, और आप 2000 मतलब 500 रुपये में हमें डॉक्टर बना दे रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही आपकी मतलब अतुलनीय बात लगी, इसका मैंने फीडबैक दिया भी था। और सबसे ज्यादा विश्वास इसलिए भी हो गया क्योंकि मेरी अभी बेटी 5 महीने की भी नहीं हुई है। मुझे पता है कि मुझको बोल दिया था कि मैं खुद भी तैयार थी कि अब तीसरा बच्चा है, अब तो ऑपरेशन ही होगा। मेरी हालत बहुत खराब थी, मुझे ब्लीडिंग भी हो गई थी। लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने होम्योपैथी के ज्ञान से मेरा इतना संबल बढ़ाया कि वो लास्ट मोमेंट पे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी बेटी नॉर्मल हो गई। और किसी को यकीन नहीं है, सबको लगता है कि मैं, मतलब ऐसा क्या हुआ अंत समय में, ऐसा कैसा चमत्कार हो गया। और मुझे याद है 5 बजे से ही मैं आपके संपर्क में थी, रात के 12 बजे तक। आप मतलब हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में मैं आपको कॉल कर रही थी, दर्द भी हो रहा था और मैं कॉल भी कर रही थी, और आप लगातार कॉल उठा भी रहे थे। और मेरी इतनी मदद की आपने, और आज सबको आश्चर्य है कि मैंने तीसरा बच्चा नॉर्मल कैसे पैदा कर दिया। तो इसके लिए मैं आपका, वेद प्रकाश जी का, आपके ज्ञान का और आपके वो सेवा भाव का बिल्कुल हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और आपकी वजह से होम्योपैथी जैसा जो विषय है, क्योंकि मैं साइकोलॉजी वाली हूँ, मुझे पता है कि एक नीरस विषय को भी जीवंत बना सकता है एक पढ़ाने वाला, और एक अच्छे विषय को भी नीरस बना सकता है बेकार टीचर। तो मैं समझती हूँ होम्योपैथी को जिस तरीके से आप मतलब अलंकारों के साथ, मतलब मेरे को शब्द नहीं है, आप कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, आपकी वो कहानियां,
मनोविज्ञान में जितनी भी चीजें हम बताते हैं कि एक अच्छी टीचिंग स्टाइल के क्या क्या मतलब उसके गुण होते हैं, वो अभी तक की अगर मैं कहूँ कि मेरे जीवन की जो बेस्ट क्लास है, तो वो मैं आपकी क्लास को क्रेडिट दूंगी। मुझे लगता है मेरी खुद की भी क्लास इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती होगी जितना आप इस विषय इस क्लास को लेते हैं। और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे देवर आए थे हरियाणा से। के कहने से, और वो वापस चला गया, वहां से फोन करता है कि भाभी तुमने मेरे 500 रुपये बचा लिए और मेरी तो फुंसियां ठीक हो गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा अच्छा, छोटी मोटी डॉक्टर मैं भी बनी गई हूँ। तो उस दिन मुझे लगा कि हाँ, ये जो क्लास मैं ले रही हूँ उसका मुझे कुछ फायदा हुआ। हालांकि मेरे 3 बच्चे हैं, कभी कोई रोता है कभी कोई रोता है, कई बार मतलब शायद ये लोग बच्चे ऑन भी कर देते हैं म्यूट बटन भी, कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। तो थोड़ा थोड़ा सीख पाती हूँ, और मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा सीखने से भी अगर मैं इतना कर पा रही हूँ, तो थोड़ा सा और अच्छे से अगर से आपसे सीख पाऊंगी तो पता नहीं क्या ही कर जाऊंगी। कल को सौम्या का जब मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने कहा अरे वाह, ये तो जरा सी लड़की इतना सीख रही है। तो फिर उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी क्लासेस में से अगर आधी क्लासेस भी हमने ले ली और उस आधी क्लासेस का आधा ज्ञान भी हमारे अंदर रह गया, तो बहुत से अच्छे डॉक्टरों से भी अच्छे डॉक्टर हम बन जाएंगे। 100% की तो अपेक्षा ही नहीं है। अगर 25% भी सीख लिया आपसे, तो बहुत आगे निकल जाएंगे। कम से कम आधी रात में अपने बच्चे के दर्द के लिए दर दर नहीं भटकेंगे। और ये कॉन्फिडेंस आपने ही मुझे दिया है। अभी मैं मायके भी गई थी, मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, उत्तराखंड गई थी, मैं उत्तराखंड की हूँ। तो मेरी बहन की भी 9 महीने की बेटी है। उसको थोड़ा सा बुखार हुआ, वो इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, उसने पूरा घर सर पे उठा लिया। और क्योंकि मैं आपकी क्लासेस अटेंड कर रही थी, उन्हें कहा अगर तेरी बेटी को बुखार होता ना तो तू भी ऐसी करती। मैंने कहा नहीं, मैं जो क्लासेस अटेंड कर रही हूँ उससे मुझे इतना मतलब अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इतनी परेशान तो मैं नहीं होंगी। थोड़ा बहुत कुछ करके ऐसा हो जाएगा कि हाँ, परिवार में किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और हो सकता है मेरा बच्चा सुबह तक सही भी हो जाए। इतना कॉन्फिडेंस डॉक्टर वेद प्रकाश जी की क्लासेस से मुझे आ गया है। और उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई कि एक माँ के रूप में आपने मुझे मतलब कितना कॉन्फिडेंट बना दिया है। थैंक यू सो मच। वैसे थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं भी थैंक यू ही कह रही हूँ आपके लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तन्वी शर्मा जी। आपने अपने अनुभवों को जिस सादगी के साथ और जिस सच्चाई के साथ साझा किया है, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो हम सभी लोगों के लिए एक सीख थी। दोस्तों, ऐसे अनुभव हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि हमारे अंदर हमें बदलते हैं। और अब इसी ऊर्जा और इसी सीख के साथ आइए आज हम अपने वस्तु की तरफ लौटते हैं, क्योंकि सीखना तभी पूरा होता है ना, जब हम उसे अपने ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं मुंह के छाले और टॉन्सिल की तरफ। बीमारी बहुत छोटी सी है, लेकिन संदेश बहुत बड़ा। साथियों, इंसान जब तक स्वस्थ रहता है ना, उसे अपने जीव की कीमत पता नहीं होती। उसे अपनी आवाज की कीमत पता चलती ही नहीं है। उसे यह एहसास नहीं होता कि एक छोटी सी छाला भी इंसान की मीठी मुस्कान छीन सकता है, और गले की एक छोटी सी सूजन उसकी आवाज रोक सकता है। कल्पना कीजिए, एक माँ जो हर सुबह अपने छोटे छोटे बच्चे को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए उठाती है, जगाती है, नूर सुनाती है, लेकिन आज उसके मुंह में इतने छाले हैं कि वो ठीक से बोल नहीं पा रही है। एक पिता जो पूरे परिवार के लिए दिन रात एक करके मेहनत करते रहता है,
लेकिन टॉन्सिल की सूजन ने उसकी आवाज छीन ली। साथियों, क्या आपने कभी मुंह के छाले के दर्द को महसूस किया है? यस सर, मैं की हूँ। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि पानी पीते ही जलन पैदा हो रही है? या कभी गला में इतना सूजन आया है जिससे आपको लग रहा है कि अब आवाज ही नहीं निकल पा रही है? बोलने की हाँ कोशिश आया करते हैं, आवाज नहीं निकलती। जी। सोचिए, जिस इंसान को बार बार ये समस्या होती हो, उसके इस छोटे से दिल पर क्या गुजरता होगा। कुछ लोग जानते हैं, मार्केट जाते हैं ना, और जब गोलगप्पे खाते हैं, जिसे गुपचुप भी बोलते हैं कुछ जगह पर, तो तीखा ऊपर से डलवाते हैं, और अगले दिन उसकी जिह्वा बोल उठती है, भाई साहब हमसे क्या दुश्मनी थी। और कुछ लोग ठंडी चीजें तो ऐसे खाते हैं ना, जैसे फ्रिज उनके चाचा ने दे रखा हो। आखिर ये मुंह के छाले हैं क्या? मुंह के अंदर जीभ, ओठ, गला और मसूड़े पर छोटे छोटे घाव या दाने निकल आते हैं, जिसमें जलन होती है, दर्द होता है, खाना खाने में कठिनाई होती है। आखिर ये छाला होता क्यों है? कभी आपने सोचा है? पेट की खराबी, बीमारी यहाँ नहीं, यहाँ है, पेट में। वार्म प्रॉब्लम। पेट की खराबी, अत्यधिक गर्मी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, तनाव, नींद की कमी, विटामिन की कमी। तीखा भोजन और बार बार चाय और कॉफी। और टॉन्सिल क्या है? गले के दोनों साइड की ग्रंथियां, जो शरीर की सुरक्षा करती है। जब इसमें संक्रमण या सूजन आ जाए तो गले में दर्द होता है, इसमें सूजन आ जाती है, और जिसके कारण से कभी कभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिसे लोग बुखार बोलते हैं। और यहाँ तक कि निगलने में भी परेशानी होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टॉन्सिल बढ़ते क्यों हैं? ठंडी चीजें से, आइसक्रीम वगैरह खाने से, फ्रिज का ठंडा पानी, इन्वायरमेंट, मौसम परिवर्तन, और संक्रमण के कारण।
और सबसे जरूरी बात, बीमारी छोटी हो सकती है, लेकिन यदि समय पर ध्यान न दिया जाए तो वही छोटी बीमारी इंसान को अंदर से बुरी तरह से तोड़ कर रख देता है। आखिर ऐसे कंडीशन में हम फर्स्ट एड करें तो करें क्या? सर एक सवाल है। जी बताएं दादी माँ। सर ये टॉन्सिल्स पकते क्यों है और इसको निकालना क्यों पड़ता है? नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा है। जी दादी माँ बोलिए। टॉन्सिल्स पकना और उसको निकालना, ये क्या प्रक्रिया है? मतलब क्यों पकते हैं और क्यों निकालना पड़ता है उनको? टॉन्सिल पकता नहीं है, वो कोई कच्चा नहीं है जो कि पकाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे बोली भाषा में उस उसको बोलते हैं ना, पक गए हैं ऐसा। उसमें जख्म हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। मैं आगे इस बताऊंगा कि आखिर ऐसे कंडीशन में कौन सी औषधि ली जाती है। कृपया धैर्य बनाए रखें। नंबर दे दें। 85 419 जो करेंगे। मैं बता रहा था फर्स्ट एड के बारे में कि फर्स्ट एड में हम करें तो करें क्या। सबसे पहली चीज कि अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि मुंह के छाले और टॉन्सिल, ये दो एक ऐसी बीमारी है ना जो बीमारी कम संकेत ज्यादा देती है। बीमारी आपके छाले में नहीं है, आपके मुंह में नहीं है। अधिकांशतः ये बीमारी का जड़ है आपका पेट। इसलिए खूब पानी पीजिए, जिससे शरीर की गर्मी कमे। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते जी। किसका? एक काम करेंगे, आपके पास कपूर है घर में अभी? सूती कपड़े में उसे डाल करके थोड़ा सा अजवाइन उसमें डाल लेंगे और उसे हथेली पर रगड़ करके स्मेल लेंगे, खींचेंगे सांस के थ्रू। ठीक है? चलो ऐसा करेंगे और उसके बाद 1 घंटे के बाद आप मुझे फीडबैक देंगे। 10:30 बजे के बाद आप कॉल कर लेंगे एक बार। ठीक है? ओके थैंक्स। दूसरा, नारियल पानी बहुत ही ज्यादा काम करता है। और सबसे मजे की बात, मसालेदार भोजन बिल्कुल बंद। मिर्च, गरम मसाला,
या फिर बहुत एक्सेस चाय कॉफी, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। हाँ, छाले के ऊपर जो है आप शहद या फिर देसी गाय का घी लगा सकते हैं, आराम मिलेगा। और सबसे जरूरी, कॉन्स्टिपेशन को हमेशा तोड़ के रखेंगे, वो बनने ना पाए, क्योंकि छालों का सबसे बड़ा कारण पेट की खराबी है। अब बात रह गई, ये तो हो गए छाले, अगर टॉन्सिल बढ़ जाए तो फर्स्ट एड हम क्या करेंगे? गुनगुने पानी से गरारे, नमक डाल करके गरारा करें। ठंडी चीजें जो भी है बिल्कुल बंद, दही, केला, लौकी, छाछ, आइसक्रीम, फ्रीज का कोई भी आइटम बिल्कुल नहीं। हल्दी वाला दूध जरूर पिए, इससे सूजन कम होता है, इन्फेक्शन कम बढ़ते हैं। और सबसे जरूरी चीज कि आराम जरूर करें। शरीर को ऐसे कंडीशन में बिल्कुल आराम चाहिए। अब सवाल उठता है कि मुझे औषधि कब लेनी चाहिए? ये तो हो गया फर्स्ट एड। यदि बहुत तेज बुखार है, दर्द के कारण, सूजन के कारण बहुत तेज बुखार है, या सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मुंह बिल्कुल खोल नहीं पा रहे हैं, या खून आ रहा हो, या वेट लॉस की समस्या है, वजन आपका तेजी से गिर रहा है, तो वहां तुरंत औषधि की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, जब कोई मरीज आपके पास आएगा तो वह केवल दवा लेने के लिए नहीं आएगा, वह आपसे एक उम्मीद लेने के लिए आएगा, वह आपकी एक मीठी मुस्कान लेने के लिए आएगा, आपकी मीठी आवाज सुनने के लिए आएगा, और आपका एक मीठा व्यवहार लेने आएगा। और कई बार दवा से ज्यादा काम करता है ये चीजें। हमारे जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग दीप नारायण शास्त्री शुरू से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। नतीजा, वो आसपास के छोटे मोटे कोई भी रोग हो आराम से हैंडल कर लेते हैं। और अपने गांव के मरीज को देखते थे, उनके पास कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी, लेकिन उनके पास प्यार था, धैर्य था, और मरीज को समझने वाला एक छोटा सा दिल भी था। यदि आप सच में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो केवल दवा को याद कभी मत कीजिए, मरीज के दर्द को महसूस करने के लिए सीखिए। क्योंकि जिस दिन आप मरीज के आंसू समझ गए ना,
उस दिन आप केवल डॉक्टर नहीं रहेंगे, आप इंसानियत के सेवक बन जाएंगे। आखिर ऐसे सिचुएशन में हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए? बार बार एंटीबायोटिक का प्रयोग बिल्कुल नहीं। ठंडी चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं। और देर रात तक जो मोबाइल पर अंगूठा चलाने की हैबिट है ना, वो तो और भी नहीं। पानी कम बिल्कुल नहीं पीना है। पानी जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा पिए। साथियों, मुंह का छाला छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन वह इंसान की एक मीठी मुस्कान छीनने की ताकत रखता है। और टॉन्सिल भी उसी तरह से छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन इंसान की आवाज को रोकने की क्षमता रखता है। इसलिए जब भी कोई मरीज आपके पास आवे, तो उसे केवल दवा मत दीजिए, उसे एक भरोसा दीजिए, और आपकी दवा से कहीं ज्यादा काम करेगा। और वैसे होम्योपैथिक में एक बहुत अच्छी औषधि आती है, जिसका नाम है बोरेक्स। ये वही बोरेक्स है जो सुहागा से बनता है। डैश देकर के लिखेंगे 3x। सर बोरेक्स से आँख भी सेका जाता है, सिकाई की जाती है नो, पानी में, गर्म पानी में डालकर। नहीं, हम बताएंगे, लेकिन बोरेक्स नहीं है, ठीक है? टेंशन ना लें। अभी आंख नाक कान सब अभी बाकी है, टेंशन क्यों ले रही हो? अभी छोटी सी चीज जिह्वा को तो समझ लो। ये ये छोटी सी जिह्वा ना जाने कितने घरों को तोड़ के रख देता है, कितने रिश्तों में दरार पड़ जाती है। वंदना आर्या, वही पुराना पात्र। वंदना आर्या कॉलेज की सबसे चंचल लड़की होती थी। उसकी एक मीठी मुस्कान पर पूरा कॉलेज फिदा था। लेकिन इधर कुछ दिनों से वह चुप रहने लगी। दीप नारायण शास्त्री ने उसे कहा भी, आज तुम्हारी हंसी कहाँ खो गई है? वन्ना धीरे से कहा, मुंह में इतने छाले आ गए हैं कि पानी पीना भी एकदम मुश्किल हो गया है। दीप नारायण मुस्कुराए और बोले, फूलों जैसी मुस्कान को दर्द ज्यादा दिन तक रोक ही नहीं सकता। लेकिन बेचारी वंदना के मुंह में छोटे छोटे सफेद दाने थे, जिसमें जलन बहुत एक्सेस थी। कराह रही थी बेचारी दर्द से। कुछ भी निगलने में परेशानी हो रही थी, खाने में दर्द हो रहा था। उसका होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ले जाया गया उसे।
होम्योपैथिक डॉक्टरों ने एक मेडिसिन का नाम बताया और फिर उस दवा को उसने खाया और कुछ ही दिनों के बाद वंदना फिर वही पुरानी खिलखिलाती हुई लड़की बन गई और पूरा कॉलेज उसकी हंसी से गूंज उठा। आखिर वो औषधि क्या थी? बोरेक्स 3x। ये गुड, बहुत सुंदर। बोरेक्स 3x। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखा था? सफेद छोटे छोटे दाने, मुंह में जलन, खाने में दर्द। डोज क्या रहेंगे? 3x। 3x, बहुत सुंदर। पाठक जी को कविता और शायरी लिखने का बड़ा शौक था। पाठक जी हमेशा शायरी लिखते रहते थे वंदना के लिए, कविता कविताएं लिखते रहते थे, लेकिन छालों की वजह से बोलना उनके लिए कठिन हो गया था। एक दिन वंदना बोली, आपकी आवाज बंद हो सकती है लेकिन आपकी भावनाएं नहीं। और फिर एक औषधि दी गई, उसके सेवन से धीरे धीरे उन्हें आराम मिलने लगा। और एक शाम पाठक ने फिर वही शायरी वंदना को सुनाया। आखिर वो औषधि कौन सी थी? बोरेक्स 3x। बोरेक्स 3, बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखे? सफेद छाले, बोलने जल में कठिनाई, जीभ पर जख्म। डोज क्या रहेंगे? 3x। 3x, 3 से 4 बार। अ, एक मेडिसिन आती है, मार्क सॉल। ठीक। 30। हाँ, 30। दीप नारायण शास्त्री के मुंह में इतने छाले थे ना कि बोलते समय दर्द से कराह उठते थे। वंदना ने मजाक भी किया, लगता है कि प्रेम पत्र कुछ ज्यादा ही लिखे हो। दोनों हंस पड़े, लेकिन दीप नारायण की हंसी नहीं निकल रही थी। दर्द के कारण, जलन के कारण वंदना ने उसे एक औषधि दे दी। उस औषधि के सेवन के बाद धीरे धीरे दूध। लक्षणों में कमी आई और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। आखिर वो औषधि कौन सी थी? मार्क्सॉल। बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखा था? दर्द और मुंह जलन। में छा मुंह में छाले, जलन और अत्यधिक दर्द। डोज क्या रहेंगे? 30। मिट्टी। 30, दिन में 2 से 3 बार। तीन। वंदना बोलना तो चाहती थी, लेकिन मुंह के छाले के कारण बोल नहीं पा रही थी। दीप नारायण ने कहा कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, आंखों से समझा जाता है। जबकि वरना के छाले जो थे काफी दर्द दे रहे थे, दर्द सहते जा रही थी। और केवल दर्द ही नहीं, मुंह में पूरा सूजन आ गया था। जीभ पर छोटे छोटे घाव उभर आए थे।
एक होम्योपैथिक चिकित्सक ने उन्हें एक औषधि की सलाह दी और उस औषधि के सेवन के बाद दोनों में प्यार बढ़ गया और सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। आखिर वो औषधि कौन सी थी? मॉर्क सॉल्ट। मार्शल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोगों ने यहाँ लक्षण क्या देखा था? दर्द तेज युक्त छाले, मुंह में बहुत सूजन और जीभ अत्यधिक पर दर्द। घाव। डोज क्या रहेंगे? 30। 30। बहुत सुंदर। मार्क सॉल के बारे में मैंने कल कल भी आप लोगों को एक चीज बताया था जी सर। कि गले अथवा मुंह के अंदर A to Z कोई भी डिजीज हो, उसकी पहली मेडिसिन बनेगी मॉर्क मार्क सॉल। स्पंजी मसूड़ा। एक और मेडिसिन नोट करेंगे, सल्फर, जो कि गंधक से बनता है। पाठक जी वर्षों से मुंह के छाले से परेशान थे। हर दवा खा खा के परेशान हो गए। थोड़ा सा राहत मिलता, फिर वापस लौट आता। वंदना बोली, हर पुराना दर्द किसी नई उम्मीद से ही हारता है। और फिर उसने एक औषधि दे दी। उस औषधि के सेवन के बाद फिर पाठक जी को कभी मुंह के छाले नहीं आए अभी तक। आखिर वो औषधि कौन सी थी? सल्फर। गुड, बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखा? पुराने छाले, बार बार होना और जलन। रोज क्या रहेंगे? 200। 30। 30 दिन में 2 बार। एक मेडिसिन आती है, नेट्रम म्यूर। वंदना के होठों पर भी छाले हो गए। वह आईने में खुद अपने आप को देख करके रोने लगी। तभी दीप नारायण ने उसका चेहरा उठाया और बोला, तुम्हारी सुंदरता दर्द से कम कभी नहीं होगी। और फिर उसने एक होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से एक दवा लेकर के आए और उस दवा का सेवन जब करवाया, तब वंदना आर्या के सारे लक्षण धीरे धीरे कमने लगे। आखिर वो औषधि कौन सी थी? सल्फर। नेट्रम म्यूर। बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखा? मुंह में होठों छाले। के मुंह होठों के साथ मुंह के छाले, जलन, सूखापन। रोज क्या रहेंगे? 30। 30 दिन में 3 बार। 10:34 समय भी हो रहा है। एक मेडिसिन नोट कर लेंगे, स्टडिन इक्वल टू
देखो नहीं। देखो नहीं। एकोनाइट। ठंडी हवा और बेचैनी। ठंडी रात थी। दीप नारायण को बहुत तेज बुखार। गला में दर्द शुरू हो गया। वो काफी बेचैन होने लगे। वंदना ने उसका हाथ पकड़ा तो दीप नारायण ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो वंदना ने उसके हाथ को पकड़ करके कहा, डरो मत नहीं। हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती। और फिर वंदना ने एक औषधि उसकी जीवा पर रख दी। बस कुछ ही देर के बाद उसे राहत मिलने लगा। आखिर वो औषधि क्या थी? एकोनाइट। देखो ना, बहुत सुंदर। आखिर आप लोगों ने लक्षण क्या देखा था? टॉन्सिल की प्रारंभिक अवस्था। ठंड लगना, बुखार और बेचैनी। मृत्यु का भय। भय। डोज क्या रहेंगे? 30। पावर एकोनाइट 30। एकोनाइट 30। हर 2-2 घंटे या 3-3 घंटे पर। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आप नोट कर लेंगे। लाल टमाटर, बेलाडोना। बेलाडोना। वंदना का गला जो है ना, बिल्कुल लाल हो चुका था। सूजन इतनी कि बोलना मुश्किल हो रहा था। दर्द काफी। दीप नारायण ने बोला, अब तो आपकी खामोशी भी कविता सुनने को मन कर रहा है, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही तुम्हारी। फिर उसने एक औषधि दे दी। धीरे धीरे उसके सारे सिम्टम्स कम गए और उसे रिलैक्स मिल गया। आखिर वो औषधि क्या थी? बेलाडोना। 30। बेलाडोना 30। बहुत सुंदर। यहाँ आप लोगों ने लक्षण क्या देखा? गला लाल। गले में लालिमा, सूजन, सूजन। तेज दर्द। डोज क्या रहेंगे? 30। 3 बार दिन में। बहुत सुंदर। चले समापन की ओर। यस सर। एक और मैं समझ रहे हैं दादी माँ दादी माँ का क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला अभी। एक और मेडिसिन नोट करेंगे। एपिसमेल। 31 में। इसमें। पाठक जी का गला इतना सूज गया था, इतना सूज गया था कि पानी पीना भी कठिन हो गया। उस अंदर पूरा रेडनेस, जलन, लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं। वंदना ने कहा, इतना दर्द अकेले क्यों सहती हो?
और फिर वंदना ने एक औषधि निकाल करके दे दी उसकी जीवा पर। कुछ ही घंटों में उसे रिलैक्स मिलने लगा पाठक को। आखिर वो औषधि कौन सी थी? हैप्पी स्मेल। एपी स्मेल। यहाँ लक्षण आप लोगों ने क्या देखा था? अ- अत्यधिक सूजन, लालिमा, जलन, गला सूख गया। जलन, लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं। डोज क्या रहेंगे? 30। हैप्पी स्मेल 30। बहुत सुंदर। एक मेडिसिन आती है हीपर सल्फ। यही क्वेश्चन का आंसर था दादी माँ का। ठीक है, इसमें होता क्या है शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि गले के टॉन्सिल जो है ना, जो दादी माँ कह रही थी, पक जाता है। वो पकता नहीं है, वो फोड़ा बन जाता है, जख्म बन जाता है। और हीपर सल्फ कल भी मैंने आप लोगों को बताया कि फाड़ करके सुखाने के काम में आता है। ठीक है, और एक मेडिसिन आती है ब्राइटा कार्ब। बार बार टॉन्सिल होने की प्रवृत्ति, जैसे अभी आप लोगों को सल्फर के बारे में मैंने बताया, उसी तरह से ब्राइटा कार्ब, लेकिन लक्षण कुछ अलग है। दीप नारायण शास्त्री को जब भी मौसम परिवर्तन होता था ना, टॉन्सिल हो जाता था। वरना हंस करके कहती, लगता है टॉन्सिल भी मौसम देख करके बदलता है। और फिर वंदना ने एक औषधि दे दी। आखिर वो औषधि कौन सी थी? ब्राइटा कार। ब्राइटा कार्ब। लक्षण क्या थे? बार 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 टॉन्सिल परिवर्तन की होने पर प्रवृत्ति, टॉन्सिल हो जाना। मौसम परिवर्तन में नया रोग, गले में सूजन, और मौसम परिवर्तन के समय अटैक। डोज क्या रहेंगे? 30। 30। 30 होगा सर, 200 सर। 30। और एक मजे की बात, अगर आपका पेशेंट, आपका रोगी या आपकी रोगिणी हेल्दी है, मोटी ताजी है, शरीर की अपेक्षा सर थोड़ा सा कुछ बड़ा दिखाई देता है, सर पर पसीने आते हैं, तब ब्राइटा कार्ब एक अच्छी औषधि है। लेकिन अगर आपका पेशेंट, आपका रोगी, आपकी रोगिणी दुबली पतली है, कमजोर है, चलने में हांफती है, और वैसे पेशेंट को अगर पुराना टॉन्सिल है, बार बार सूजन से परेशान हो रही है, तब वहां पर चलेगा ब्राइटा म्यूर। ब्राइटा। म्यूर, MUR। जी जी। दादी माँ, आपके साथ सवालों का जवाब आ गया? सर फिर वो निकालने क्यों पड़ते हैं, मतलब इतना? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है जल्दी। ठीक है, नहीं नहीं वो सर, अंतिम, ये मैं, वो अंतिम स्टेज की प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक वही है, मैं पूछ रही हूँ कि वो निकालना क्यों पड़ता है, तो कि वो जैसे पस जाकर हो जाता है उसमें, ऐसा कुछ है? संभव ही नहीं है, निकाला नहीं जाता है दीदी जी। सर कौन मेरे कह दिया? सर, निकाले हुए, मेरे निकाले हुए हैं। आपके निकाले हुए तो फिर बोल कैसे पा रही हैं? सर वही तो मैं कोई समझ नहीं स्पीकर, पा रही हूँ। कोई स्पीकर का डायफ्राम निकाल दे तो स्पीकर जिंदगी में कभी बज पाएगा क्या?
नहीं नहीं, तो ऐसे ही बोलते भगवान ना कि इतना छोटा टॉन्सिल। खोपड़ी दिया है, कभी तो उसका उपयोग कीजिए। सर मुझे वो पूछना है कि डॉक्टर ऐसे क्यों बोलते हैं फिर टॉन्सिल्स निकाल ले हैं। ये एलोपैथ में ही एलोपैथी चलता का है। है। हाँ, एलोपैथ में। जी हाँ जी। तो उन लोगों का सर फंडा तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। नहीं सर, मैं जब 5 साल की थी ना तब मेरे टॉन्सिल्स निकाले हैं ऐसा बोलते हैं। अब क्योंकि फिर भी मैं अभी बहुत तक अब बोल बड़ी हूँ। रही हैं। हाँ तो सर वही तो हम्म? समझाइए आप कि क्या है ये मतलब असलियत में दीदी जी, क्या है। एलोपैथ का फंडा आज तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको क्या समझाऊंगा। मतलब टॉन्सिल्स होती ही है तो फिर ऑपरेशन, मतलब वो पस वगैरह निकालते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ, पस निकालते होंगे, नो डाउट। लेकिन पूरा अच्छा। टॉन्सिल ही खत्म कर दे, हाँ। जिस स्पीकर से डायफ्राम हम निकाल देंगे वो स्पीकर कभी बज पाएगा? नहीं। हाँ दीदी जी, तो भगवान इतना छोटा खोपड़ी दिया है ना, थोड़ा सा तो उसका यूज कर लो। हम्म? सर खोपड़ी में इतने सवाल है कि वो समझ में नहीं आता एक्चुअली क्या। तो छोटा सा एलोपैथ वाला तो खोपड़ी आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। हम्म? यूं ही एलोपैथिक डॉक्टरों का प्रत्येक साल एक बिल्डिंग बनता है, आखिर कैसे? यही कारण होगा। मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन जरूर कारण इसी तरह का होगा। चले समापन की ओर चले, या कुछ और? हीपर सल्फ की हीपर सल्फ की क्या होगी सर जो है पोटेंसी? बोलता है। जख्म, हीपर सल्फ में क्या है ना कि जख्म जो टॉन्सिल बढ़ जाता है उसमें मवाद आते हैं, उस मवाद को निकाल के वो क्योर करता है। नहीं, उसमें कल पोटेंसी भी क्या होगी सर? छोटी? अगर शक्ति। जैसा दादी माँ कह रही थी कि पक गया, पकने का मतलब है मवाद। अगर मवाद जी उसमें है तो वहां चलाएंगे जी 3x, अगर मवाद नहीं है यस तो वहां चलाएंगे 200। डेट्स ऑल। जी जी यस सर यस। अब हमारे हाथ में जख्म हो गया, तो जख्म को ठीक करने के लिए पूरा हाथ ही काट देना, ये तो पसने वाली बात ही नहीं है। चलें समापन की ओर, डॉक्टर बबली जी, समापन की ओर लेकर के चलेंगे। जी सर। और कुछ बत और कुछ बता और कुछ बताएंगे? चलिए करते हैं समापन। कमर सीधी करके बैठेंगे। आवाज ही नहीं आ रही किसी की समापन को बोलने के बाद। कोई दिक्कत नहीं, रामप्यारी जी है ना, रामप्यारी जी समापन करवा देंगे, या उमेश भाई समापन करवा देंगे थोड़ा सा आज।
मैं चला जी करा देंगे। अच्छा मैं तो आप उमेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो समापन की ओर लेकर के चलेंगे। जी जी। सभी लोग कमर पीठ गर्दन सीधा कर लें, आंखें बंद, और करेंगे समापन मंत्र को। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्ति औषध्यः शान्तिः वनस्पत्यः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो इस शांति पाठ के साथ आज सत्र का समापन सभी लोगों को दे